चलिए अब हम आपका स्टार्ट करते हैं लीन सिस्टम। थर्ड चैप्टर है आपका क्या होता है लीन सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, लीन सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन पहले अपन देखते हैं। क्या होता है ये ऑर्गेनाइज मेथड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइज मेथड होता है। क्यों होता है सर? ताकि अपन वेस्ट रिड्यूस कर पाए। क्या रिड्यूस कर पाए सर? वेस्ट रिड्यूस कर पाए विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। आप आपके वेस्ट रिड्यूस करो लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं जानी चाहिए। बेसिकली क्वालिटी ऑफ गुड्स कभी नहीं कम होना चाहिए। पहले दो चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा है कि भाई क्वालिटी प्राइमा फेसी होना चाहिए। योर क्वालिटी शुड नॉट बी एवर अफेक्टेड बाय एनीथिंग। आप जो भी प्रोसेस लगाओ, क्वालिटी शुड बी योर मेन मोटिव। ठीक है, सेम गोज फॉर योर स्टडीज। आप कितने भी कितने भी क्वेश्चंस कर लो, कुछ भी कर लो, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज योर क्वालिटी। गॉट इट? चलिए अब क्या होता है लीन सिस्टम की डेफिनेशन। सर ये ऑर्गेनाइज मेथड होता है फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट या वेस्ट मिनिमाइजिंग है फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब सर वेस्ट कितने टाइप के होते हैं? सर वेस्ट कितने टाइप के होते हैं ये जानने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है, टिम वुड। क्या है? टिम वुड। टिम वुड ये एक एक्रोनिम है, मैंने याद करने के लिए बनाया ताकि आपको एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछते हैं लीन सिस्टम की या पूछते कोई केस स्टडी में लीन सिस्टम, तो लीन सिस्टम पहले डिफाइन करना। ओके चलिए, टी से क्या होता है? टी से होता है सर ट्रांसपोर्टेशन। टी से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। आई से सर, आई से इन्वेंट्रीज। क्या होता है आई से? आई से इन्वेंट्री। एम से मोशन। ठीक है, डब्ल्यू से वेटिंग। ओवर प्रोडक्शन ओ से, दूसरे ओ से ओवर प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स। अब मैं आपको इन सबका डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए आपके स्टडी मैट में ही है। ठीक है, टी से क्या था सर? ट्रांसपोर्टेशन। यार अपन क्या कर रहे हैं, अपना गुड्स बन रहा है मुंबई में और अपन को उसको ट्रांसपोर्ट करना है पुणे में फॉर एग्जाम्पल, तो अपन गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 किलो अंगूर बना तो 1 टन अंगूर है मेरे, मैं फार्मर हूँ, मेरा 1 टन अंगूर है। अब 1 टन अंगूर में भेजता हूँ ना, तो क्या होता है यार, बहुत सारे अंगूर ना वो क्रेट्स में बंद होते, क्रेट्स दबती है। तो यार 2-3-30 किलो अंगूर तो मेरे दब जाते, पिचक जाते, कुछ काम के नहीं रहते, आगे सेलिंग में काम नहीं आ सकते। ये हो गया वो वेस्ट जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो। अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन में मैंने जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी इंप्रूव कर दी मैंने ना, बीच में वो जो बबल रैप आते हैं जो अपन अमेजोन या उससे शॉपिंग करे तो आते, जो अपन को फोड़ने में बहुत मजा आता, वो बबल रैप की पैकिंग कर दी मैंने, या फिर मैंने ट्रक में ओवरलोड नहीं किया, तो मेरा वेस्ट कम हो गया। ठीक है, टी से हो गया अपना ट्रांसपोर्टेशन। आई से क्या था बेटा? आई से इन्वेंट्रीज। यार मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, जहां मैंने इन्वेंट्री रखी हुई है ना, यार वही छत फट गई है या छत से पानी टपक रहा। अब पानी भले ही 100 दिन में एक बूंद टपकता, लेकिन वो एक बूंद से मेरी एक बैग सीमेंट पूरी वेस्ट हो जाती। अब आप समझो, अगर वो 1-2-3-4 बैगे सीमेंट वेस्ट हो रही है, तो मेरा इन्वेंट्री रखे रखे खराब हो रही है, रखे रखे इन्वेंट्री में वेस्ट हो रहा, तो दिस इज इन्वेंट्री वेस्ट। फिर टी आई एम। एम से क्या था बेटा? मोशन। ये सेम है ट्रांसपोर्टेशन जैसे, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियों के थ्रू जाता है, मोशन में हैंड टू हैंड होता है। जैसे फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या होगा, मेरा गुड्स तो बन गया है वेयर हाउस में, अब वो ट्रक तो बाहर लगती है, ट्रक तो गेट पे लगेगी ना, ऐसे थोड़ी कि भाई फैक्ट्री के एकदम मशीन के मुंह पे ट्रक लग जाए, ट्रक तो लगेगी कहाँ? गेट पे। तो क्या होगा, अभी ट्रक खड़ी है और भाई यहाँ से आदमी मेरा लेके आ रहा गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कोई जूस वूस है, अब वो जूस गिर गए, 2-3 बोतलें गिर गए, अपन इंस्टा पे इतने वीडियोस देखते ही है कि भाई किसी के बोतलें गिर जाती है, कुछ होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है, वो मोशन के कारण, सॉरी माय बैड, दैट इज ड्यू टू मोशन। तो मोशन भी समझ गया आपको। नेक्स्ट TIMW, वेटिंग। यार गुड्स में वेटिंग टाइम बहुत है यार। यार मेरी इन्वेंट्री बन चुकी है, वो इतने दिन रखे रखे खराब हो गई है, एक्सपायर हो गई है, ये एक्सपायर हो गई है, खाने का प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता, तो भाई मेरा गुड्स तो रखे रखे एक्सपायर हो गया, वेटिंग के कारण खराब हुआ। इम वुड, WO, ओवर प्रोसेसिंग एंड ओवर प्रोडक्शन। यार एक बहुत प्रॉब्लम है, मैं ना बहुत ज्यादा प्रोसेस कर देता हूँ, मतलब मुझे जरूरत ही नहीं इतनी पैकिंग करने की, बहुत ज्यादा पैक करके भी चीजें खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा पैकिंग अगर आपने कर दी ना कोई चीज की, तो भी वो खराब हो सकती है कि उसको ब्रीदेबिलिटी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अचार को बहुत ज्यादा पैक कर दोगे, तो भाई वो सड़ जाएगा। ओवर पैकिंग नहीं करना है, ओवर प्रोसेसिंग नहीं करना है। और ओवर प्रोडक्शन लॉजिकल है यार, भाई तुम्हारे यहाँ रखने की जगह 3-3 टन की है, तुम 5 टन बना के कर क्या रहे हो? 2 टन का क्यों क्यों एडिशनल ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो? ज्यादा प्रोडक्शन ही क्यों कर रहे हो? और लास्ट डिफेक्ट्स, ये तो यार बेटा आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो, डिफेक्ट्स अपन स्क्रैप में डाल देते, किसको? डिफेक्ट्स को। भाई बनाते टाइम ही गलती हो गई। तो टिम वुड समझा, टी से ट्रांसपोर्टेशन, आई से इन्वेंट्रीज, टी से ट्रांसपोर्टेशन, आई से इन्वेंट्रीज, एम से मोशन, डब्ल्यू से फिर आपका वेटिंग टाइम, ओ से ओवर प्रोडक्शन, दूसरे ओ से ओवर प्रोसेसिंग, और डी से डिफेक्ट। ये हो गया टिम वुड।
ठीक है, ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपना टिम बोर्ड। अरे सर अब ये कोई कुछ टेक्निक्स है क्या सर जिससे अपन इसको कम कर सके? हाँ, लीन सिस्टम की कुछ टेक्निक्स है, टेक्निक्स मतलब तरीके। कितने तरीके? JIT, काइजन, 5S, TPM, सेल्यूलर मैन्युफैक्चर, सिग्मा, 6 सिग्मा। कितने तरीके? छह तरीके। कितने तरीके? 6 तरीके। ठीक है, अब आपको ऑफकोर्स ये तरीके याद नहीं करने, लेकिन अब ये 2-3 बार पढ़ गए तो आपको याद हो भी जाएंगे। तो एग्जाम में अगर आपको लीन सिस्टम का पूछता है तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है भैया ऑर्गेनाइज मेथड है फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट, ठीक है, बट नॉट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट लाइन, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टिम वुड, ठीक है, हर एक पे एक लाइन भी लिख दी तो भी इनफ है। देन नेक्स्ट, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय सर्टेन टेक्निक्स व्हिच आर मेंशन्ड एज बिलो, इंटर आर सम ऑफ द टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक होगी सर? JIT होगी, काइजन होगी, 5S होगी, TPM होगी, 6 सिग्मा होगी, और एक कौन सी? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप 4-5 भी लिख दो इनफ है। अब इसको अगर क्वेश्चन में पूछता है JIT के हिसाब से करो, काइजन के हिसाब से करो, तो फिर काइजन को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना, JIT को। लेकिन ये जो मैंने अभी का बोला, ये आपके हर जब भी लीन सिस्टम का क्वेश्चन आया केस स्टडी में, आपको ये तो लाइन लिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन ध्यान देते हैं आपका जो कि है जस्ट इन टाइम का मतलब सॉरी लीन सिस्टम का पहला एस्पेक्ट जो कि है JIT। क्या है? JIT मतलब सर जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम मतलब नाम से क्या लगा? जस्ट इन टाइम बेटा, जस्ट इन टाइम मतलब जैसे ही जरूरत पड़े वैसे ही चाहिए। बेसिकली एक फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? ध्यान देते हैं। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। कौन करता है? कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। उसके बाद जो मुझे ऑर्डर दिखा, मैंने मेरे इन्वेंट्री वाले को बोला जा तू चेक कर भाई अपने पास ये प्रोडक्ट है क्या। वो गई, उसने बोला नहीं है, तो अपन ने सप्लायर को बोला सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। सप्लायर ने रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट ला के दी, जो भी रॉ मटेरियल्स है। उसके बाद मेरे प्रोडक्शन में वर्कर्स ने बनाना शुरू किया, लो ऑर्डर आया, वर्कर प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट के बाद डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, भाई जैसे अमेजोन से अपने घर पे डिलीवर होता है, एंड देन उसके बाद कस्टमर गेट्स दी प्रोडक्ट। बेसिकली ये किस टाइप का मेथड है मेरे को बताओ? पुश है कि पुल है? सर पुल है ना, क्योंकि खींच रहा है ना, कस्टमर खींच रहा है प्रोडक्ट को, कस्टमर खींच रहा है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपने अगर कोई ड्रेस खरीदा नायका से, ठीक है, या लिपस्टिक खरीदी नायका से, तो ऑलरेडी नायका के पास वो लिपस्टिक है, स्टॉक में है। ये जस्ट इन टाइम नहीं है। जस्ट इन टाइम क्या है? आपने नायका के जगह फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल कवर खरीदा, कस्टमाइज फोन कवर खरीदा अपने फोन के लिए, कस्टमाइज है वो, उसमें आपका फोटो है, तो वो कब बनेगा? जब आप प्रोडक्ट का ऑर्डर दोगे उसके बाद ही बनेगा। वो होता है जस्ट इन टाइम। इसमें कस्टमर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है बेटा? कस्टमर ने डिसाइड किया हुआ है। किसने बेटा? कस्टमर ने डिसाइड किया हुआ है। अब इसमें होता क्या है, देखिए यही लिखा हुआ है आपके स्टडी मैट में, सबसे पहले जस्ट इन टाइम के लिए। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब, बेटा ये सब जब तो आप 5 पॉइंट पढ़ लोगे ना तब मैं रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट में यही पॉइंट्स लिखने हैं, इसलिए ये इतने रेलिवेंट नहीं है अपने लिए अभी पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए जस्ट इन टाइम क्या होता है? देखिए इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टम पुल सिस्टम है। ये पुल सिस्टम है, मैंने बोला ना पुल है, पुश थोड़ी है, कस्टमर खींच रहा। अब आपको हमेशा याद रहेगा सर जस्ट इन टाइम मतलब पुल सिस्टम। चलिए अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टम विच हेल्प्स टू प्रोक्योर या प्रोड्यूस, या तो परचेज या तो बनाना, अ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट है, एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, जब जो प्रोडक्ट की जरूरत है तभी वो बनाना, जब जो प्रोडक्ट की जरूरत है तभी वो बनाना। इससे क्या चीज होगी? मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही ऑर्डर आता है मैं उसके बाद स्टॉक लेने जाता हूँ, मेरा क्या बच जाएगा? लॉजिकली सोचना, तो मुझे स्टॉक ही नहीं मेंटेन करना है, वेयर हाउस ही नहीं मेंटेन करना है, स्टॉक बच गया, वेयर हाउस का खर्चा बच गया, इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट, याद है अपन ने पढ़ा था इंटर में, इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट, यार वही बच गई। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट बच गई। क्या हुआ? इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट बच गई। अब ऑफ कोर्स क्योंकि देखिए इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट बच गई, और ये स्ट्रीमलाइन इसेंशियल बिजनेस प्रोसेस है, क्योंकि सब एक लाइन में है ना, मैंने बताया ना हर चीज एक लाइन में है। ठीक है, हर चीज एक लाइन में है। अब ध्यान देना, सॉरी, अब ये कैसे होगा? JIT लगाएंगे कैसे? इसके लिए ये डायग्राम, ये आपके इंस्टीट्यूट की है, मैंने सिर्फ कॉपी करी है, ये आपके ICAI के मॉड्यूल की है। अब JIT लगाएंगे कैसे, उस चीज के लिए ध्यान देना। सबसे पहले आपको स्पेयर पार्ट्स या मटेरियल एग्जैक्टली चाहिए ना, उस पार्ट पे चाहिए ना, देखिए टाइम एंड नीडेड, एग्जैक्ट टाइम पे चाहिए। भाई मेरा ऑर्डर आ गया, मेरे को स्पेयर पार्ट्स एग्जैक्टली चाहिए। क्या चाहिए? एग्जैक्टली टाइम पे चाहिए। हाँ सर, सीधा अगर आप प्रोडक्ट की डिलीवरी सीधा जहां मेरी फैक्ट्री होती है वहां करोगे तो बेस्ट है, और वही करवाते हैं अपन जस्ट इन टाइम में, क्योंकि वेयर हाउस मेंटेन नहीं करते ना बेटा,
तो सप्लायर को बोलते हैं भाई मेरी फैक्ट्री है गुड़गांव में, सीधा जा गुड़गांव में प्रोडक्ट डिलीवर कर, यहाँ मत आ, सीधा गुड़गांव में जा। क्यों? क्योंकि भाई मेरी फैक्ट्री उधर है, टाइम बचेगा। जीआईटी बेसिकली तुम्हारा टाइम बचा रहा है ना, टाइम ऐसे बचेगा। फिर विजिट ऑफ इंजीनियरिंग स्टाफ एट सप्लायर साइट, ये बहुत काम का है। क्या होगा? रादर देन भाई अपने वेयर हाउस में गुड्स आएंगे फिर अपन चेक करेंगे, एक काम करो सीधा सप्लायर के शॉप पे जाओ, उसके वेयर हाउस पे जाओ, उसको बोल अच्छा ये क्वालिटी का गुड्स है, मेरे को यही घर भेजना। ये सेम क्वालिटी, जैसे अपन मिठाई खरीदने जाते, फॉर एग्जाम्पल मैं हल्दीराम गया मिठाई खरीदने, मैं भाई मिठाई टेस्ट कर लेता हूँ, हाँ यही क्वालिटी की मेरे को 1 किलो रसमलाई चाहिए या मेरे को 10 किलो रसमलाई चाहिए, ये ही क्वालिटी की, कौन सी? इसीलिए मैं स्टाफ को क्या भेजता हूँ, भाई तुम कस्टमर के सप्लायर के गोडाउन में ही चले जाओ, फालतू यहां मत आओ, सप्लायर के गोडाउन में जाओ, वो क्वालिटी चेक करो, उसको बोलो अगर ये क्वालिटी प्रोडक्ट भेजना, सीधा खत्म। सप्लायर क्या चेक कर लिया। नेक्स्ट, ईडीआई सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जैसे बार बार ऐसा नहीं चाहिए ना यार, अच्छा यार अरे ऑर्डर आया फोन करो, एक सिस्टम बना लो। ईडीआई मतलब एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज सिस्टम चाहिए आपको। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, अब जैसे मुझे ये कवर बनाना है, ठीक है, अब मेरे को जैसे ऑर्डर आएगा ना, रादर देन तब मैं रबर बुलाऊं, तब मैं सब आइटम्स बुलाऊं, नहीं 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 बेटा, उससे अच्छा सिस्टम ऐसे रखो ना, जैसे ही मुझे एक ऑर्डर आया, मुझे तो कॉपी आई गई, एक सिस्टम ही ऐसा बना लो कि सप्लायर को भी चले जाए, सर को ये मतलब अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उस हिसाब से रॉ मटेरियल भेज देगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम बनाओ, बेसिकली आईटी का यूज करो, क्या करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करो। ठीक है, आपको पता है ये जो बड़े बड़े वॉलमार्ट, फिर आपका वॉलमार्ट हो गया, डीमार्ट हो गया, ये जो बड़े बड़े चेन्स ऑफ रिटेल आउटलेट ये है शोरूम्स, ये लोग कैसे डील करते हैं? अगर इनके आटा खत्म हुआ ना, ये लोग ये नहीं बोलते हर चीज के लिए कस्टमर हुआ फोन नहीं करते, आटा खत्म हुआ पता है, एक बटन दबाओ सीधा आशीर्वाद वालों को मेल चला जाता है, भाई मुझे इतने टन इतने क्वांटिटी इतनी बैग आटा चाहिए, सीधा आटा डिलीवर होता है। शक्कर खत्म हुई, सीधा मधुर या जो भी शक्कर की ब्रांड है उनको शक्कर का मेल चला जाता है। ये सिस्टम है, एंड ये सिस्टम बहुत जरूरी है। ठीक है, देन मशीन स्पेसिफिक मशीन, दिस इज सेम एज दैट, तो ये नहीं भी समझे तो ठीक है। शॉर्टन द सेटअप टाइम्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, कानबैन एंड ग्रुप मशीन इनटू अ पर्टिकुलर वर्किंग सेल्स। नाउ आपको सेटअप टाइम कम रखना है। बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी जनरेटर चालू होते हुए देखा यार, उसको 5 मिनट तो वो खींचना ही पड़ता है। ऑटो में देखा होगा, ऑटो वाला वो नीचे का जो उसके हाथ का होता है उसको 2 बार ऊपर करता है, तब जाके ऑटो स्टार्ट होता है। वही जब ऑटो गर्म रहता है तो चलता रहा तो सडनली कोई इतना इशू नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेटअप टाइम। जो आपके प्रोडक्शन शुरू होने के पहले का टाइम, वो बोलते हैं सेटअप टाइम। आपको सेटअप टाइम कम करवाना है ना, बिकॉज कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया ना, अगर आप यहाँ डिले करोगे तो कस्टमर को प्रोडक्ट डिले होगा ना, और कस्टमर इज किंग ना, कस्टमर इज किंग। पूरा अपना SCMP जो है, ट्रेडिशनल में कस्टमर को ध्यान नहीं देते थे, अपन जो SCMP पढ़ रहे, नया सब्जेक्ट नया इसमें पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कस्टमर ही है मेन, कस्टमर ही मेन है, बाकी सब ठीक है, कितनी भी एडवर्टीजमेंट कर लो, अगर माउथ टू माउथ कस्टमर ने बुरे रिव्यूज दिए ना, आप कुछ भी कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर। तो उसके लिए आपको शॉर्ट मशीन टाइम शॉर्ट करना है। कैसे? दो सिस्टम है, कैनबैन और दूसरा ग्रुप मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स। क्या? कैनबैन एंड ग्रुप मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स। कैनबैन कार्ड क्या होता है सर? कैनबैन का बता दो, ये देखो स्टडी मैट में लिखा हुआ है आपके, ठीक है। कैनबैन का मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। कैनबैन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यूजुअली ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना इधर। चलो, ये अपनी एक मशीन है M1, और ये अपनी दूसरी मशीन है M2, ठीक है, और ये अपनी तीसरी मशीन है M3। हाँ सर, 3 मशीन है, ठीक है। ये मेरा एक कोई प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, अरे क्या हुआ भाई, ठीक है, ये मेरा कोई प्रोडक्ट है P1। हाँ, प्रोडक्ट है सर P1। अब P1 ना मशीन 1 से जाता है, फिर मशीन 2 से जाता है, फिर मशीन 3 से जाता है, ऐसे 3 प्रोडक्ट से जाता है। क्या? मल्टीपल मशीन्स के थ्रू जाता है, ठीक है। P1 जो मेरा प्रोडक्ट है वो मल्टीपल मशीन्स के थ्रू जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली मशीन मेरा वर्कर 1 संभाल रहा है, ये मशीन भी अभी के लिए वर्कर 1, और ये मशीन भी वर्कर 1, सुबह की शिफ्ट में। ये तीनों मशीन मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही वर्कर संभाल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में एक वर्कर संभाल रहा है, और फिर नाइट शिफ्ट में फॉर एग्जाम्पल दूसरा वर्कर आता है, ये दूसरा वर्कर है वो संभाल रहा है, ठीक है। W2 W2 W2, देखो राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करो, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा।
अब ध्यान देना, अब क्या होगा भाई, ये W1 वाले ने मशीन देखी, इसको एक गड़बड़ पता चली, तो इसने ये क्या करेगा, ये मैनेजर को बताएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसको लग रहा है भाई अभी गड़बड़ है, शाम वाले को भी अगर लगी तो हम कल बता देंगे, क्या करेंगे, तो हम कल बता देंगे, इसको ऐसा लगा। या फिर ठीक है, मशीन 1 में लगा इसको, या फिर ऐसा हुआ कि इसने सोचा, इसने रिजाइन कर दिया, बीच इसमें इसने रिजाइन कर दिया, ये भी हो सकता है, हाँ सर। या फिर इसको शिफ्ट कर दिया, भाई प्रमोशन हो गया, अब तू ये मशीन की जगह और हायर वाली इसमें चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, हाँ सर। कैनबैन कार्ड बेसिकली क्या होता है, हर मशीन के सामने एक ऐसा कार्ड लगा होता है जिसमें आज वो मशीन के क्या वाइटल्स है वो लिखे होते हैं, कि हाँ आज इसका ये ऑयलिंग कर लिया, आज मैंने इसका ये चेक कर लिया, आज मैंने इसका जो पुली सिस्टम है वो चेक कर लिया, आज मैंने ये मशीन चेक कर लिया। उसके नीचे वर्कर 1 अपनी साइन कर देगा, फिर वर्कर 2 चेक करेगा, उसको भी सही लगता है वो भी साइन कर देगा। अगर किसको गड़बड़ लगती है तो वो ये लिख देगा कि भाई आज मुझे इस मशीन में खरखर आवाज है। नेक्स्ट डे वर्कर 1 चेक करेगा, उसको भी पता चलेगा हाँ ये खरखर आवाज है, तो ये लोग मैनेजर को बता देंगे। ये होता है कैनबैन कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है कैनबैन कार्ड, ठीक है, कैनबैन कार्ड। अब कैनबैन कार्ड आपको मैं और सिंपल एक नॉट रिलेटेड टू एससीएमपी एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर लिए, आपने मार्क कर लिया कि यार ये 5 क्वेश्चंस मेरे को नहीं समझ रहे, 5 क्वेश्चंस मेरे को टफ जा रहा है, आपने डाउट पूछा, क्लियर हुआ, मार्क कर लिया। अगली बार आप वो 5 क्वेश्चन देखोगे, आपको पता रहेगा ना कि भाई इसमें मेरी ये गलती हुई थी, आपको पता है गलती क्या है। दिस इज कैनबैन कार्ड इन रियल लाइफ। मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं, जो पेशेंट्स होते हैं उनके सामने एक कार्डबोर्ड में उनके पूरे वाइटल्स होते हैं, डॉक्टर जैसे ही आता है चेक करके जाता है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला भी चेक करके जाता है और इवनिंग वाला भी राउंड पे डॉक्टर चेक करके जाता है। क्यों भाई, कैनबैन कार्ड जैसा ही सिस्टम है, वो सेम वैसा ही सिस्टम है कि भाई जो नेक्स्ट बंदा है उसको पता रहे मशीन में क्या गड़बड़ है, मशीन के क्या वाइटल्स है। ये होता है आपका कैनबैन सिस्टम, ठीक है, ये होता है कैनबैन सिस्टम। नेक्स्ट आपका ग्रुप मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स, वो इधर यूज कर लिया अपन ने, मतलब ये पूरी M1 से M3 तक एक ही बंदा चेक करेगा। सर इसके क्या फायदे हो गए, इसका फायदा बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा आज से लेकर May 22 तक आपको डेली एक ही सब्जेक्ट करना है, बेटा बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। या मैं आपको अगर ये भी बोलूँ ना कि 15 दिन तुमको सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ना है, 15 दिन सिर्फ DT पढ़ना है, तो भी बोर हो जाओगे। क्यों सर, बिकॉज मोनोटोनस लाइफ किसी को नहीं पसंद, लोग मोनोटोनस लाइफ नहीं पसंद आती, इसीलिए सैटरडे संडे अपन ऑफ भी लेते हैं, क्योंकि आपको नई चीजें करनी है। अब इसे अगर 3 मशीन का काम दे देते अपन, तो इसके पास नई नई मशीन है, तीनों मशीन अलग है, तो इसकी मोनोटोनस जो सिटी होती है वो कम हो जाती है, ताकि ये नए नए काम कर सके, थोड़ा एंजॉय कर सके। वही लिखा हुआ है इधर, ठीक है। और इसके अलावा अगर एक ही बंदा तीनों मशीन्स देख रहा है, तो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, कोई ग्रुप मशीन, मतलब ऐसा रूल रहेगा कि ये तीनों मशीन पे प्रोडक्ट खत्म करके जाओगे आप W1 पे, तो कुछ वर्क इन प्रोग्रेस बचने ही नहीं वाला है, उसको पता है भाई तीनों मशीन करके ही घर जाना है, तो इसीलिए वर्किंग सेल्स में काम कर। और पता भी है अगर कोई बीच में फिनिश WIP रहा भी फॉर एग्जाम्पल, तो भी वो उसको पता है ना, ऐसा तो है नहीं कि अगला बंदा आके यार ये तो WIP कहाँ से आ गया। तीनों मशीन एक ही बंदा हैंडल करेगा, या मशीन्स को एक वर्किंग सेल में दे दो कि मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 12 वाले लोग ये 4 मशीन करेंगे, ऐसे वर्किंग। इससे क्या एडवांटेज होगा कि भाई वो बंदा है, उसको पता चला कि ये मशीन मेरे को देखनी हो, पहले आके सेटअप टाइम करवा देगा, ठीक है, हर दिन का फिक्स है किसको क्या करना है, तो फालतू का टाइम नहीं वेस्ट होगा, अरे आज मैं कौन सी मशीन करूँ, पहले से डिसाइडेड है। इसको बोलते हैं ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग सेल्स, ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग सेल्स, ठीक है। और कैनबैन कार्ड, ये 2 तरीके हो गए जिससे आपको सेटअप टाइम कम करना है। क्या करना है, सेटअप टाइम कम करना है। नेक्स्ट, एलिमिनेट द नीड फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स मशीन टू मशीन। सिंपल है, ये शॉर्ट टाइम और ये दोनों सेम ही है, ये जो मैंने ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग टाइम बोला वो सेम ही है। नेक्स्ट, सिंपल है ना, वर्कर्स को ट्रेन तो करना पड़ेगा मशीन यूज करने के लिए, कोई बोलने की बात है क्या ये। तो सर ये सेटअप टाइम से आप लिंक लगा सकते हो, सेटअप टाइम से ही लिंक लगा सकते हो, हाँ सर। अब वर्कर्स तो ट्रेन हो गए, अब प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन अब बेटा अकाउंटिंग अपन कब आएंगे पिक्चर में, यहाँ आएंगे। अकाउंटिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज ये नया टाइप ऑफ सिस्टम है। ऐसा आज तक कभी देखा क्या कि जब ऑर्डर आता उसके बाद कोई इन्वेंट्री नहीं है, कभी भी अपनी बैलेंस शीट उठाओ भाई इन्वेंट्री 0 है, तो अकाउंटिंग ही बदल जाएगी, अकाउंटिंग ही बदल जाएगी। तो यहाँ अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है। यहाँ एक सिस्टम यूज होता है बैक फ्लशिंग, क्या यूज होता है बेटा, सर बैक फ्लशिंग। अच्छा सर इसका क्या मतलब है, बैक फ्लशिंग का मतलब क्या है यार, उल्टा जाओ, मतलब सिंपल, मैं तुम्हें एक चीज इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जानबूझ के इस चीज पे ध्यान देना, यहाँ अकाउंटिंग क्यों अलग हो जाती है मैं ये बता रहा हूँ।
मुझे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या प्रोडक्ट बनाता हूँ, कोई भी एक केमिकल बनाता हूँ, जैसे ये केमिकल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट पे। 1 2 3 4, ये रेड कलर का एक केमिकल इसमें जाता है, और बेटा ये ग्रीन कलर का भी एक केमिकल जाता है, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी में। रेड कलर ग्रीन कलर का अगर 1 लीटर जा रहा है, रेड कलर का 0.5 लीटर जा रहा है, तो जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है अपना, वो बन रहा है अराउंड 1 लीटर का। बाकी का मिक्स हो जाता, कुछ इवेपोरेट होता, जो भी है, ठीक है। हाँ सर। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं क्या करूंगा, मेरे पास फाइनल में एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर एग्जांपल 10 लीटर ब्लू प्रोडक्ट है। कितना है बेटा? 10 लीटर ब्लू प्रोडक्ट है। तो मैं उससे क्या एस्टिमेट करूंगा? अच्छा, 1 लीटर के लिए 0.5 लगता है, तो 10 के लिए कितना लगेगा सर? 5 लीटर तो रेड वाला लग जाएगा। और सर ग्रीन वाला बेटा 10 लीटर लगेगा। फिर मैं जाके चेक करूंगा मेरे वेयर हाउस सप्लायर से, या सप्लायर से चेक करूंगा कि भाई इतना ही प्रोडक्ट आया ना, 5 लीटर और 10 लीटर। समझा? मैं उल्टा करता हूं इसमें। पहले मैं फिनिश गुड्स से रॉ मटेरियल तरफ जा रहा हूं। कभी ऐसा देखा है? इसको बोलते हैं बैक फ्लशिंग। क्या बोलते हैं? बैक फ्लशिंग। मैं उल्टा जा रहा हूं, उल्टा उल्टा जा रहा हूं, रादर देन भाई रॉ मटेरियल इतना है उससे फिनिश गुड्स कितना है उससे रॉ मटेरियल। तो इसको बोलते हैं बैक फ्लशिंग। ये बहुत बड़ा इशू है इसमें, कि आपको इसमें बैक फ्लशिंग यूज करनी पड़ती है जीआईटी में। तो आपको एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेन करना है, ठीक है, कि भाई बैक फ्लशिंग ऐसे यूज होती है। दूसरा, अब मैं फिर उसके बाद पेमेंट करने वाला, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट करूंगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद सप्लायर को पेमेंट करूंगा। और सप्लायर को ऐसा नहीं है भाई कि तूने आज 1 लीटर, अब ये समझ लो उसने क्या किया, उसने ये 5 लीटर, ये 10 लीटर के लिए हर 3 दिन में 1 लीटर भेजा है, ठीक है, हर 3 दिन में 1 लीटर भेजा। तो मैं उसका ऐसे नहीं पे करूंगा जैसे तूने लीटर किया वैसे पे। तेरा मैं मंथली हिसाब कर लूंगा, या तेरा मैं 15 दिन में हिसाब कर लूंगा, एक पर्टिकुलर दिन में जितना है उतना पूरा हिसाब कर लूंगा। अपन सप्लायर को पेमेंट भी इसमें यूजुअली मंथली बेसिस या एक पर्टिकुलर टेन्योर के बेसिस पे करते हैं। ये लिखा हुआ है देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम में बैक फ्लशिंग जीआईटी का आपका आगे दिया हुआ है। बैक फ्लशिंग इन जीआईटी सिस्टम मैंने पहले ही समझा दिया, बिकॉज ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। अब आईसीआई ठीक है यार, उनको क्या, उनको तो बुक छापनी है, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसलिए मैंने बैक फ्लशिंग इधर ही लिख दिया, ठीक है। बैक फ्लशिंग के साथ देखो, और बैक फ्लशिंग की अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी। हाँ सर, बैक फ्लशिंग की कुछ तो प्रॉब्लम्स भी आएगी। ये मैंने इधर अच्छे से और लिखा हुआ है ताकि आप लोग चेक कर पाओ। बैक फ्लशिंग की प्रॉब्लम समझा देता हूँ। अभी बैक फ्लशिंग पूरा बता दिया, हाँ सर। अब बैक फ्लशिंग में प्रॉब्लम क्या होती है सर? बैक फ्लशिंग में सर मुझे इन्वेंट्रीज मंथ एंड में पता चलेगी। वेरी गुड। कब पता चलेगी इन्वेंट्रीज? सर मंथ एंड में। क्या पता चलने वाली है? इन्वेंट्रीज मंथ एंड में। देखो ये लिखा हुआ है, इन्वेंट्री की एक्यूरेसी मंथ एंड में पता चलेगी, उसके पहले पता नहीं चलेगी। दूसरा, इन्वेंट्री के मेरे को प्रोडक्शन रिपोर्टिंग एक्यूरेट चाहिए। अगर मेरी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग में गड़बड़ होगी तो भाई बैक फ्लशिंग लग गई। बैक फ्लशिंग के लिए प्रोडक्शन रिपोर्टिंग चाहिए। दूसरी मिस्टेक, जो दूसरे इसके इश्यूज है, इन्वेंट्री एक्यूरेसी, बैक फ्लशिंग रिपोर्टिंग, सॉरी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। थर्ड, स्क्रैप। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐसा हुआ कि भाई ये हो गया, अब मुझे पता चला कि भाई नहीं, वर्कर वो मैन्युफैक्चर बोल रहा है भाई तूने तो 6 लीटर और 12 लीटर प्रोडक्ट बनाया था, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा भाई ये जो 1 लीटर ज्यादा लग गया और यहाँ जो 2 लीटर ज्यादा लगा ये कहाँ गया, स्क्रैप कहाँ है। मुझे स्क्रैप के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भाई मैं फिनिश गुड से रॉ मटेरियल पे जा रहा हूँ। स्क्रैप कहाँ गया बीच का? स्क्रैप का थोड़ा बहुत इशू आएगा बैक फ्लशिंग में, वो एक स्क्रैप रिपोर्टिंग, ठीक है। स्क्रैप और लॉट ट्रेसिंग एक आईसीआई ने दिया हुआ है, तो वो तो आपको ऐसे ही समझ गया ना, जब इन्वेंट्री प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो लॉट में ऐसे ही प्रॉब्लम होने वाला है। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि भाई मैंने इस महीने, जैसे मेरा लॉट है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे रॉ मटेरियल इस महीने के रॉ मटेरियल लॉट में लग गए। ऐसा भी हो सकता है ना कुछ अगले महीने के लॉट में लग गए हो, या कुछ लॉट 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 डिफर हो। मेरे इसमें 50 का एक लॉट बनाता हूँ, अब इस महीने 51 गुड्स बन गए तो एक अगले लॉट में जाएगा। तो ये कितना हेक्टिक होने वाला है रॉ मटेरियल से इनको सेग्रीगेट करना। ये थोड़ा इशू है बैक फ्लशिंग के साथ। कौन से 4 इश्यूज है सर? सबसे पहले तो इन्वेंट्री का ही पता नहीं चल रहा। दूसरा, पता भी चलेगा तो उसके लिए मेरे को प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग एक्यूरेट चाहिए। अरे सर पता चला कि भाई कुछ तो स्क्रैप बन गया, कभी पता ही नहीं चलेगा वो डेटा, स्क्रैप। और लास्ट में लॉट ट्रेस, ये हो गया इन्वेंट्रीज के कुछ प्रॉब्लम। ये देखिए, यही उसमें बोला भाई, नो डेटा एंट्री अंटिल प्रोडक्ट इज फिनिश्ड, फाइनल प्रोडक्ट इज एंटर इनटू सिस्टम। मैंने बोला 10 लीटर बना, देन मल्टीप्लाइड बाय ऑल कंपोनेंट लिस्टेड इन बिल्स ऑफ मटेरियल। अब अपन ने बोला है ना 10 लीटर बनाने के लिए इसका 0.5 इसका 1 लगता, बस वो मल्टीप्लाई किया है, सेम चीज एक्सप्लेन कर दी। तो ये हो गया आपका बैक फ्लशिंग। तो अपने स्टडी मैट का बैक फ्लशिंग भी कवर हो गया, ठीक है। अब जीआईटी पे आते हैं, ठीक है। जीआईटी के कुछ फीचर्स या एडवांटेजेस बताओ।
तेरे को बताओ, जब मैं सप्लायर क्या जाके चेक कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ ये टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, तो मेरे रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी ना? अरे हाँ सर, रॉ मटेरियल की क्वालिटी इंप्रूव होगी एट अ टाइमली मैनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बेटा लॉजिकली कम होना है ना? क्यों कम होना है सर? क्योंकि सर वेयर हाउस में प्रोडक्ट रख ही नहीं रहे, सीधा मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुला रहे। अब शॉर्ट एंड सेटअप टाइम कर लिया आपने, आप सीधा प्रोडक्ट बुला रहे हो, लेबर का आइडियल टाइम कम होगा ना? लेबर को अपन तभी बुलाएंगे ना भाई प्रोडक्ट आ गया काम कर, फालतू में बैठे मत रहे, लेबर का टाइम कम होगा। डिफेक्ट्स, आपको जैसे डिफेक्ट्स पता चले कैनबैन में या फिर ग्रुपिंग मशीन जो सेट है, आप उसको रिमूव करने का ट्राई करोगे। कस्टमर डिमांड्स आर रिस्पॉन्डेड फास्टर, क्योंकि जैसे ही कस्टमर की डिमांड आती है काम करना शुरू करते हैं, मैंने बोला है कस्टमर की डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है। देन सर जीआईटी के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स माने जीआईटी लगाने के पहले कुछ नेसेसरी कंडीशंस, ये कुछ अनिवार्य कंडीशंस है जो आपको यूज करनी है अगर आपको जीआईटी सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो। ओके, नाउ सबसे पहले बेटा वेंडर रिलायबिलिटी। यार आप जिस वेंडर से ले रहे हो उस पर भरोसा तो चाहिए ना लॉजिकली, क्योंकि भाई उसके भरोसे ही अगर उसी ने टाइम पास में गुड्स नहीं भेजे तो अपना तो गुड्स ही तब होता है जब अपना तो प्रोडक्ट ही तब बनता है जब कस्टमर डिमांड करता है। अगर वेंडर ने टाइम पास कर लिया तो अपने तो लग गए, तो वेंडर रिलायबिलिटी। देन गुड कम्युनिकेशन, लॉजिकल यार, आपको वेंडर से कंटिन्यूअस डिस्कशन करना है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तभी आप अच्छा प्रोडक्ट बना पाओगे। डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल, पहले तीनों वेंडर से लिंक है क्या? भाई वेंडर रिलायबल होना चाहिए, उससे कंटिन्यूअस और गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए और उसने डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल भेजना चाहिए। तीसरा डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि भाई अपना ना बहुत ही भयंकर ही चाहिए, अपना प्रोडक्ट ऐसा है कि भाई सिर्फ दिवाली के टाइम ही लोग खरीदते, बाकी साल भर कोई खरीदता ही नहीं है, सिर्फ फेस्टिवल के टाइम ही खरीदते, तो डिमांड स्टेबिलिटी नहीं है, डिमांड स्टेबल चाहिए। तभी अपन वेंडर से डील कर सकते हैं कि यार मेरे को हर महीने इतने प्रोडक्ट तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, दैट इज डिमांड स्टेबिलिटी, तो डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपन पढ़ क्या है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपन जब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ध्यान देंगे अपन, तब अच्छे से पढ़ने वाले। लो वेराइटी ऑफ गुड्स, यार अब मुझे बताओ, अगर मैं 1000 टाइप ऑफ गुड्स बना रहा हूँ, भाई मैं सबके लिए रॉ मटेरियल कितने सप्लायर से लूंगा? हाँ 4-5 गुड्स बना रहा हूँ, बात अलग है कि भाई मेरे को ऑर्डर आया मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। 1000 गुड्स में पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करोगे तुम? इतने सारे गुड्स की वैरायटी है भाई, एक एक प्रोडक्ट ए आता है, एक बी आता है, एक सी आता है, एक डी आता है, ऐसे 1000 गुड्स है, मर जाऊंगा मैं काम करते हुए। तो लो वेराइटी। तो क्या क्या पहले 3 वेंडर से, सर वेंडर रिलायबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन और उसने डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल भेजना चाहिए, 3 हो गए वेंडर से रिलेटेड, हटाओ वेंडर को। देन नेक्स्ट, वेंडर रिलेटेड गुड कम्युनिकेशन डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल। देन डिमांड की स्टेबिलिटी चाहिए, यस सर डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट आपको टीक्यूएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पढ़ेंगे अपन, टीक्यूएम तो पढ़ के है, डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए और लो वेराइटी ऑफ गुड्स चाहिए। अगर आप प्री रिक्विजिट में 1 2 3 4 5 भी लिख दो, 4-5 भी लिख दो तो भी इनफ है, पूरे 7 से स्टडी मैट में इसलिए मैंने लिख दिया, देख लो आप स्टडी मैट से कैलकुलेट कर लो। ये देखो, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, लेबर आइडियल टाइम, जीआईटी एडवांटेजेस हो गए, प्री रिक्विजिट्स हो गए, एंड इम्पैक्ट ऑफ जीआईटी। अब मुझे बताओ, अगर मैं जीआईटी कर रहा हूँ, बेसिकली इम्पैक्ट मतलब ही जो अपन ने एडवांटेजेस पढ़े, लॉजिकली इस चीज को बिना इसके सोचो, यार प्रोडक्ट में ओवरहेड का खर्चा ही नहीं है, वेस्ट का खर्चा ही नहीं, अपन हमेशा करते हैं। जो एबनॉर्मल कॉस्ट है उसका कॉस्ट कौन बेयर करता है? एबनॉर्मल कॉस्ट अलग से शो होते हैं, जो नॉर्मल कॉस्ट है उसका गुड यूनिट्स बेयर करते हैं, तो वेस्ट का खर्चा गुड यूनिट्स बेयर करते हैं। जब अपने पास वेस्ट ही नहीं है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम ही होगा ना। वेस्ट का खर्चा कम, सॉरी, वेस्ट का खर्चा आपने कम कर दिया तो नेचुरली प्रोडक्ट का खर्चा कम होगा, क्योंकि ओवरहेड खर्चे कम है, फालतू के खर्चे नहीं ओवरहेड वाले। वर्कर ऐसे ही आइडियल टाइम बैठे हुए हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, प्रोडक्ट बैठे बैठे खराब हो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। तो जब आप ओवरहेड और वेस्ट को कम कर दोगे तो नेचुरली प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा ना बेटा, सिंपल, कोई इम्पैक्ट पढ़ने की भी बात थी क्या? ये देखिए, वेस्ट कॉस्ट, ओवरहेड और प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है? ये तीनों प्रोडक्ट प्राइसेस, ये वही लिखा हुआ है, बस इन्होंने बड़ी बड़ी जो अपन ने एक्सप्लेन किया वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है? अब ये हो गया बैक फ्लैशिंग। अब सर, अब देखो यहाँ आपका जीआईटी कवर हो जाता है जो स्टडी मैट में था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन आरटीपी में पूछा था जिसमें उन्होंने टैक्ट टाइम नाम का कॉन्सेप्ट बोला। हाँ कुछ लोग इसको तख्त टाइम बोलते हैं, दैट्स योर चॉइस, टैक्ट या तख्त एज द केस में भी, ठीक है? मैं टैक्ट बोलता हूँ। तो टैक्ट टाइम कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने डाला। टैक्ट टाइम क्या होता है सर? सर टैक्ट टाइम क्या होता है? टैक्ट टाइम में आप क्या करते हो? टैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम टाइम तेरे पास अवेलेबल है टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड,
टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड, मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, हाँ सर, उसमें लिखा होता है डिलीवरी बाय 21 फरवरी या 22 एज द केस में भी, वो मेरा मैक्सिमम टाइम है मेरे को कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई करनी है। इनफैक्ट उससे 2 दिन कम ही, क्योंकि 2 दिन तो ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। तो दैट टाइम मतलब भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं ना गिफ्ट वो बनाता हूँ, वैलेंटाइंस डे के दिन लेटर्स बनाता हूँ, हैंड रिटन लेटर्स बनाता हूँ। अब मुझे बताओ ये लेटर के लिए बेस्ट कब तक कस्टमर की डिमांड फुलफिल करनी, तो 14 फरवरी तक नहीं बेटा, 12 फरवरी तक, क्योंकि 12 फरवरी को जिसके पास पहुंचेगा वो 14 को देगा, 14 को पहुंचेगा तो मुश्किल है देना, कोई और दे देगा, बंदी किसी और की बन जाएगी। 14 फरवरी तक के पहले 12 फरवरी तक मेरे को करना है। मेरा टैग टाइम क्या होगा बेटा, 12 फरवरी। दिस इज द मैक्सिमम टाइम आई हैव टू फुलफिल द कस्टमर डिमांड्स। नाउ ये क्या होगा, ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा स्पीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कि भाई कितने फास्ट मैन्युफैक्चर करोगे। अब टैग टाइम का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझो। एवरेज प्रोडक्शन टाइम, आपको एक गुड़ बनाने को कितना टाइम लग रहा अपॉन टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। बेटा लॉजिकल है ना ये, लॉजिकल है ना, ठीक है। अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम अपॉन टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम। मेरे पास यार एक चीज समझना, मेरे पास 100 घंटे है, 100 घंटे है टोटल प्रोडक्शन टाइम के, मुझे 500 गुड्स बनाने 100 घंटे या 50 गुड्स बनाने 100 घंटे में। भाई मैं 1 घंटे में 2 घंटे में सॉरी 1 घंटे में दो, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, माय बैड, सॉरी। मेरे पास 100 टाइम है और उसको मैं 50 तो 2, तो मेरा टैग टाइम 2 हो गया। मतलब ही क्या हुआ, मतलब ही क्या हुआ, मैं 100 घंटे में मेरे को 50 गुड्स बनाने, तो मैं 2 घंटे में एक गुड्स बनाऊंगा, इतना मेरे पास टाइम है कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर। 2 घंटे में एक गुड्स, 2 घंटे में एक गुड्स, 2 घंटे में एक गुड़ बनाऊंगा। दिस इज सिंपल, ठीक है। तो टैग टाइम का मतलब क्या होता है सर, टैग टाइम का मतलब होता है कि कितना टाइम है मेरे पास कस्टमर की डिमांड फुलफिल करने के लिए। यस सर, ये क्यों जरूरी है सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फास्ट कर देगा। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, कितना टाइम अवेलेबल है अपन कितने क्वांटिटी चाहिए, कितना टाइम अवेलेबल है अपन कितने क्वांटिटी चाहिए। सिंपल, इसको बोलते हैं टैग टाइम या तक टाइम एज द केस में भी। एक और चीज लिखी हुई है, टैग टाइम का मतलब क्या होता है, एवरेज स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट एंड स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट यूनिट। एक यूनिट बनाने को कितना टाइम, एक यूनिट बनाने को कितना टाइम, वही निकाल रहे हैं अपन, वही इन्होंने बोला हुआ है। ऐसे की जगह ऐसे खाया हुआ है, बस ऐसे की जगह ऐसे खाया हुआ है, सिंपल। नाउ प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी, ये भी एक काम का कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूट ने पूछा था इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ, ऑल्दो स्टडी मैट में नहीं था, इसीलिए वो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कब करना, जब स्टडी मैट पूरा कवर हो जाए, ठीक है। अब पीसीई प्रोसेस साइकिल क्या होता है, पीसीई प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी अपन आगे पढ़ेंगे वैसे। वैल्यू एडेड टाइम अपन साइकिल टाइम, वैल्यू एडेड टाइम किसमें पढ़ा है सर, वैल्यू चेन एनालिसिस पोर्टर, वेरी गुड। उसमें अपन चेन वो आइडेंटिफाई करना कौन सी वैल्यू एडेड सर्विसेज है कौन सी नॉन वैल्यू एडेड सर्विसेज है। यस सर, अब उसमें से वैल्यू एडेड सर्विसेज को डिवाइड करने का साइकिल टाइम से, साइकिल मतलब एक प्रोडक्ट बनाने का टाइम, वो कैसा आएगा सख्त टाइम। अब लॉजिकल है ना, एक प्रोडक्ट बनाने का टाइम इधर से आएगा और वैल्यू एडेड टाइम से डिवाइड कर देने का, तो आपका बनेगा पीसीई प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी। क्या बनेगा, पीसीई प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी। ये कुछ एग्जांपल है, प्रोसेसिंग टाइम जो होता है ना, जब प्रोसेस करते हो उसको हमेशा वैल्यू एडेड टाइम में डालने का, हमेशा इस चीज को याद ही कर लो, प्लीज इस चीज को मगअप ही कर लो। इंस्पेक्शन और स्टोरेज का टाइम नॉन वैल्यू एडेड है। भाई मुझे पता है इंस्पेक्शन स्टोरेज के तेरे प्रोडक्ट के गुड्स में वैल्यू डाल रहा क्या, स्टोरेज कभी प्रोडक्शन के गुड्स में वैल्यू डालता क्या, नहीं। प्रोसेस तो डालता ही है भाई, प्रोडक्ट ही बन रहा है, वो अगर ढंग से होगा तो ही तो प्रोडक्ट में वैल्यू आएगी, तो प्रोसेस टाइम वैल्यू एडेड टाइम है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ आपका जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट पूरा कवर होता है सर, जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट पूरा कवर होता है, सुन लो। इंस्टीट्यूट तो यहाँ इसके बाद दिया ही नहीं है, लेकिन वो दो भी चीजें अपन ने पढ़ी। अब आप इलस्ट्रेशन 1 आराम से सॉल्व कर सकते हो, जब आपका इलस्ट्रेशन 1 है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। यू कैन सॉल्व योर इलस्ट्रेशन 1 वेरी इजीली। इनफैक्ट इलस्ट्रेशन 1 के अलावा आप इलस्ट्रेशन 1 तो सॉल्व कर ही लोगे, उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू, यू कैन स्टार्ट दिस टेस्ट योर नॉलेज। जेआईटी का क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, डोंट गो फॉर 4, टीपीएम अपन पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो जेआईटी चैप्टर नंबर क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 आप कर सकते हो, और इसी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जेआईटी में इंस्टीट्यूट ने टैग टाइम पूछा हुआ है एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, ठीक है। टैग टाइम एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स और एडवाइस वेदर कंपनी शुड शिफ्ट, उसके लिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बताने के, वेदर टू शिफ्ट। एससीएमपी की एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ, गुरु मंत्र दे देता हूँ। एससीएमपी में कभी भी ब्लंटली सिर्फ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए मत बता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे देना और लास्ट में लाइन लिखना,
द कंपनी शुड टेक इट्स कॉल बेस्ड ऑन द अबाउ फैक्टर। तुम लोग प्लीज कंपनी का मालिक मत बनना, सिंपल डिप्लोमेटिक आंसर देना। भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, बाकी कंपनी तू देख ले। मेरा काम तो मैंने तेरे को सब बता दिया, बाकी तू देख ले। जैसे अपन दोस्तों को एडवाइस देते ना, यार देख मेरे हिसाब से ऐसा होगा, बाकी तू देख ले। सेम वही करना है, सेम वही करना है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये अपना लीन सिस्टम का पहला पार्ट जो कि जस्ट इन टाइम पूरा कवर होता है। ओके, थैंक यू।